चलो कहाँ तक किया? लिक्विडेशन हो गया ना। अब अपन लिखो टैक्सेशन ऑन बाय बैक। हेडिंग डालो टैक्सेशन ऑन बाय बैक। बाय बैक पता है ना तुम लोग को क्या होता है? अब अगर कंपनी बाय बैक करती है बेटा शेयर्स का, तो ना उस पे कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि पहले डिविडेंड पे भी कंपनी को टैक्स देना पड़ता था, बट फिर कंपनी पे टैक्स हट गया, डीडीटी हट गया। ठीक है, तो अब शेयर होल्डर को देना पड़ता है। पर बाय बैक पे अभी भी क्या करना पड़ता है? कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। जब कंपनी बाय बैक कर रही है तो कंपनी टैक्स दे देगी, शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पर। नहीं दिख रहा? टैक्सेशन ऑफ बाय बैक। ठीक है, यहाँ लिखो बाय डोमेस्टिक कंपनी। इन द हैंड्स ऑफ कंपनी सेक्शन 115 QA। बाय बैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, जितने पे इशू किया था और उससे ज्यादा में बाय बैक कर रहे हो तो जो डिफरेंस है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी कितने रेट पर टैक्स देगी समझना। टैक्स पेड इफेक्टिव रेट बताती हूँ पहले, ये बनता कैसे है। 20% टैक्स आता है, उस पर 12% का सरचार्ज, और उस पर 4% का HEC। तुम लोग मुझे बताओ इफेक्टिव रेट कितना आएगा टैक्स का? बिल्कुल सही, 23.2296 है ना। ये 20% प्लस उस पे सरचार्ज ऐड करेंगे ही, ये सरचार्ज का है। और ये ठीक है, इफेक्टिव इस रेट से कंपनी क्या करेगी? टैक्स भरेगी। ठीक है, और कितने दिन के अंदर भरेगी? 14 दिन के अंदर भरना है कंपनी को टैक्स। 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्रोविजन पहले डिविडेंड पे भी हुआ करता था, बट फिर वो हट गया। विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक।
in the hands of shareholder, जिसको बायबैक के पैसे मिल रहे हैं उसके हाथ में, हाँ, इट इज एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट किया वो समझ में आया ना, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स मिल चुका। तो शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो कंपनी की इनकम पे होता है। यहाँ पर कंपनी की इनकम तो है ही नहीं ना, सोच के देखो। यहाँ तो शेयर होल्डर के हाथ में इनकम है, पर कंपनी के हाथ में मैंडेटरी बना रहा है गवर्नमेंट कि तुम टैक्स दे दो। अगर तुम बाय बैक कर रहे हो तो तुम टैक्स दे दो, तो शेयर होल्डर के हाथ में हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली किसके हैंड की इनकम? शेयर होल्डर के हाथ की इनकम है, ठीक है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, लिखो आईटेक्स लिमिटेड issued 1 lakh shares at the rate ₹70 per share। ब्रैकेट में लिख देना फेस वैल्यू ₹10 on 16/7/2015। On 10th January 2024, company buy back 1,500 shares at the rate ₹300 per share। Discuss tax treatment। शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स ट्रीटमेंट आएगा नहीं, सिर्फ किसके हाथ में आएगा? कंपनी के हाथ में। तो इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इन द हैंड्स ऑफ आईटेक्स लिमिटेड। चलो कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करके टोटल अमाउंट बायबैक का आ जाएगा, मतलब गेन आ जाएगा, बायबैक गेन। उस पे परसेंटेज इनटू करके टैक्स निकालेंगे। बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। बायबैक प्राइस कितना है? इशू प्राइस कितना था? 70। कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं? कितना आया? इनटू इफेक्टिव रेट सीधे कर लो या फिर 20 + 12 + 4 करो, अगर इफेक्टिव रेट याद नहीं है तो, ठीक है। पहले 20% करो, फिर उसके ऊपर 12% सरचार्ज ऐड करो, फिर उसके ऊपर 4% HEC ऐड करो, ठीक है। या सीधे कर लो 23.296%, है ना। ऐसे रेट्स कभी भी याद नहीं होते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 20
+12 +4 याद रखना, पर 12 और 4 ऐसे ही ऐड मत कर देना। 20 का 12% प्लस उसका 4%। 371.2। हाँ तो पॉइंट्स में तो पे करना ही नहीं होता है ना, राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, समझ गए हो? शेयर होल्डर के हाथ में नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो इतना सही था बाय बैक का। अब देखो हम एक बार देखते हैं, अभी तक अपन ने कितनी इनकम्स डिस्कस कर ली। फर्स्ट गिफ्ट, सेकंड डिविडेंड, ठीक है। थर्ड अपन ने डिस्कस कर लिया, बाय बैक, ठीक है। एक लिस्ट बनाते हैं, लिखो फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर हेड IFOS। फर्स्ट हमने गिफ्ट डिस्कस कर लिया है, सेकेंड हमने डिविडेंड डिस्कस कर लिया है, थर्ड लिखो इनकम फ्रॉम UTI और म्यूचुअल फंड। देखो इनकम फ्रॉम UTI और म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड और UTI जब बेचोगे तब तो कैपिटल गेन आएगा। अपन ने कैपिटल गेन में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड वगैरह का डिस्कशन किया हुआ है। बट इनकम जो मिलती है, डिविडेंड वगैरह, ठीक है, या इंटरेस्ट, वो इस हेड में क्या हो जाता है बेटा, पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें इतना ही है। म्यूचुअल फंड बेचने पे जो कैपिटल गेन आता है, म्यूचुअल फंड पे जो इनकम मिलती रहती है, वो किस पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। ठीक है, अब अपन फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा डिस्कशन है नहीं। इनकम फ्रॉम विनिंग बेटा, इसका तो रेट तुम लोग को याद होना चाहिए। लिखो इनकम फ्रॉम विनिंग, ब्रैकेट में लिखो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गेम शोज, हॉर्स रेस, हाँ ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, ठीक है। ये लिखो इसके अंदर टैक्सेबल, टैक्स रेट लिखो 30%। ठीक है, एक चीज इस पॉइंट में और लिखो, ऑल एक्सपेंसेस incurred on winning will be ignored। लिख दो ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ, आप सोचो बेटा। जब भी कोई इनकम टैक्सेबल होती है ना जनरली, तो उस इनकम के कमाने के लिए जो खर्चा किया, उसके खर्चे का क्या मिल जाता है, डिडक्शन। मतलब जो इनकम कमाई उसमें से खर्चा माइनस करने के बाद नेट अमाउंट पे क्या देते हैं अपन। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी में आप म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेते थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते थे 30% का, राइट, है ना।
कैपिटल गेन की बात करें तो एफबीओसी में से ट्रांसफर एक्सपेंस का खर्चा माइनस होता था। पर विनिंग को लेकर अगर आपने कोई भी खर्चा किया, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, लॉटरी की टिकट भी तो खरीदी होगी तभी तो जीते हो। लॉटरी के टिकट का जो खर्चा है वो तो मैं इस विनिंग में से माइनस नहीं करोगे। जो ग्रॉस विनिंग का अमाउंट है उस पे 30% क्या देना है तुमको, समझ गए? ठीक है, ये विनिंग हो गया। अब कौन सा पॉइंट हो गया, फिफ्थ, फोर्थ ना, फिफ्थ लिखो। एमपी, एमएलए, एमएलसी कौन होते हैं? एमएलसी लोकल का अथॉरिटी होते हैं। एमएलसी कौन होते हैं? नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली, ठीक है। और एमपी कौन होते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी तो इनकम कमाते होंगे, क्या इनकम मिलती है इनको? इनकम ऑफ एमपी, एमएलए और एमएलसी, इनको जो सैलरी मिलती है बेटा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। क्योंकि गवर्नमेंट और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट? तो ये एम्प्लॉय नहीं है, इनको हमने इलेक्ट किया एज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो गवर्नमेंट और इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। और सैलरी हेड में जाने के लिए कंडीशन होती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इनको जो सैलरी मिलती है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, समझ गए क्या? ठीक है। इनको जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस अपन सैलरी हेड में पढ़ेंगे। अलाउंसेस होता है कोई भी खर्चा निकालने के लिए एक्स्ट्रा पैसे जो दिए जाते हैं, ठीक है। और इनको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। ये दोनों ही इनके हाथ में एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1017। तो बस इतना याद रखना है कि जो भी इनको सैलरी मिलेगी वो अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगी, इनके हाथ में टैक्सेबल। डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस करके जो मिलेगा वो इनके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा अवार्ड्स। अवार्ड किसी को मिला तो उसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, इनकम है? हाँ मिलता है ना पैसे के फॉर्म में। चलो लिखो अवार्ड्स। बेटा ये पता है तुम लोगों को कि भारत रत्न जो मिलता है उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, ठीक है। अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट मिला है, ब्रैकेट में लिखो भारत रत्न। या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट ही होगा, ठीक है। पर अगर फ्रॉम अदर्स मिला है, गवर्नमेंट से नहीं मिला है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा
अंडर हेड IFOS। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। एग्जाम पे जाएंगे। नेक्स्ट लिखो एग्रीकल्चरल इनकम। मुझे बताओ एग्रीकल्चरल इनकम का क्या पढ़ा था इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, बट अगर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अगर एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम कमा रही हूं मैं तो टैक्सेबल है। पर एग्रीकल्चरल इनकम कौन से एंड में टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन में नहीं जा सकता, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता, PGBP में नहीं जा सकता, फिर कहाँ से जाएगा? सैलरी में तो जा ही नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा? IFO। इसमें भी एक छोटा सा चार्ट ही बना लो। देखो, लिखो फ्रॉम लैंड इन इंडिया, तो लिख लो एग्जेम्प्ट, सेक्शन का नंबर, हाँ, और फ्रॉम लैंड आउटसाइड इंडिया तो पूरा का टैक्सेबल है। टैक्सेबल अंडर हेड IFOS। चलो ये हो गया। हमने जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था तो हमने रेंटल इनकम के बारे में एक चीज लिखी थी कि वहां पर कुछ हाउस अदर सोर्सेस में जाएगा। वेकेंट लैंड, हाँ, हाँ, वो तो जाएगा बिल्कुल से। नहीं, वो हाँ, वो इनकम फ्रॉम अदर, वो पर कैपिटल गेन में पड़ा था। ठीक है, चलो रेंटल इनकम लिखो, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम टैक्सेबल तो होती है, ये तो हमको पता है ना, पर कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? रेंट ऑफ असेट अगर है कोई भी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, है ना, तो कहाँ जाती है? IFOS में। कोई भी असेट की इनकम है अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, जैसे मान लो अगर बिजनेस ही है रेंट पे चढ़ाने वाला तो PGBP में जाएगी, वरना कहाँ आ जाएगी? IFOS में आ जाएगी ना। और हमने यहाँ पे कॉम्पोजिट रेंट के बारे में भी पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में, याद है? कि अगर आप अदर असेट और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अलग अलग डिटरमाइन, अलग अलग अग्री कर रहे हो तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी का अदर सोर्सेज में। बट अगर अदर अलग अलग एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो, या सेपरेबल नहीं है तो पूरा। हाँ, तो नॉट सेपरेबल अपन ने वो, हाँ, उसमें भी IFOS में ही आता है ना। और C में लिखो रेंट ऑफ सबलेटिंग। याद है तुम लोग को, अपन ने सबलेटिंग का भी डिस्कशन किया था कि ओनर जो है उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल है। बट अगर मैं सबलेट कर रही हूँ, मतलब मैं ओनर हुई नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा, फिर वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज। ठीक है, ये तीनों अदर सोर्सेज में, ठीक है।
जैसे मान लो कि मैंने ये बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे, ठीक है। अब मैं तो किसको पे कर रही हूँ, ओनर को। ओनर के हाथ में, हाउस प्रॉपर्टी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट मैंने आगे सबलेट किया, मैं तो ओनर ही नहीं हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन याद करो ना, इन द हैंड्स ऑफ द ओनर, है ना। असेसी शुड बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैं ओनर नहीं हूँ, तो मुझे जो पैसा मिल रहा है रेंट का सबलेट करके, वो कहाँ जाएगा, मेरे हाथ में, अदर सोर्सेज, ठीक है। रॉयल्टी में बस लिख लो टैक्सेबल हो जाएगा ये, अदर सोर्सेज। ठीक है, चलो 10th पॉइंट लिखो। डायरेक्टर डायरेक्टर्स फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। वैसे डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो किस हेड में जाना चाहिए, पर जो उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसा मिलता है, वो उनको अलग से मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण नहीं मिल रहा है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए मिल रहा है। वो उनके हाथ में आईएफओएस की हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। ठीक है, हाँ सिटिंग फीस की बात हो रही है, सिटिंग फीस ही तो बोलते हैं ना मीटिंग अटेंड करने के लिए। हो गया, चलो। अब तुम लोगों को पता है जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं कौन चेक करता है, बोर्ड के एग्जाम्स कौन चेक करता है। हाँ, तो टीचर्स को उसके लिए पैसे मिलते होंगे, वो एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं कि अलग से। टीचर्स को एक तो स्कूल से फीस मिलती है, वो तो अलग है, पर पेपर सेट करने के लिए या पेपर चेक करने के लिए जो पैसा अलग से मिल रहा है, ठीक है, वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण नहीं है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा। ठीक है, लिखो पेपर चेकिंग, डिक्टेट कर रही हूँ मैं, लिखो पेपर चेकिंग, कॉमा पेपर सेटिंग, कॉमा सेमिनार फीस। जो स्कूल में पेपर सेट करते हैं वो तो नॉर्मली काम होता है उनका, अलग से जो वो पेपर सेट करते हैं बोर्ड वगैरह के लिए, उसके लिए उनको अलग से पैसा मिलता है। ठीक है, सेमिनार फीस रिसीव्ड बाय प्रोफेसर्स, seminar fees received by professors from non-employer organization, from non-employer organization। बस इसमें लिख लो टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस। ठीक है, डन। चलो, अब एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो अपन को पीजीपीपी में भी मिलेगा, जो अपन को सैलरी में भी मिलेगा, और अपन को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अपन ने अभी तक पीजीपीपी सैलरी नहीं पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे पहले मिल जा रहा है। ठीक है, वरना वहां पे पहले डिस्कशन हो जाता है इसका। लिखो अमाउंट फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। समझो, हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक की मैन होता है,
ठीक है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देने पर, रिटायर हो जाने पर या उसकी डेथ हो जाने पर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, क्योंकि उसका नाम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी, ठीक है, आईटेक्स की बात करें तो अजय सर, की मैन है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये की मैन का इंश्योरेंस करवाती है, की मैन इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अब इस की मैन ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, राइट, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला तो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर की मैन को पैसा मिला, तो मुकेश अंबानी को पैसा मिला, तो उसके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं मिला और की मैन को भी नहीं मिला, उसके अलावा किसी और थर्ड पर्सन को मिला, ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी की फैमिली को मिला मान लो, तो उनकी फैमिली के हाथ में भी टैक्सेबल होगा, पर कहां पर, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। इसीलिए ये तीनों हेड्स में मिलता है। ठीक है, और पता है क्या, जनरली लाइफ इंश्योरेंस के जो मेच्योरिटी पे पैसे मिलते हैं ना, वो एग्जेम्प्ट होते हैं, पर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं होता है। सिर्फ ये एक लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है जो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल पहले लिख लो कीमैन का, एग्जाम्पल लिख लो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री लिमिटेड का जो कीमैन है वो कौन है, मुकेश अंबानी। ना ये कौन है, कीमैन। अब प्रोविजन लिख लो, प्रोविजन क्या है, अगर अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी हो सकती है ना, या फर्म, तो टैक्सेबल होगा अंडर हेड पीजीबीपी। अगर अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ब्रैकेट में लिखना की मैन, तो टैक्सेबल है अंडर सैलरी। बट अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन है, तो टैक्सेबल है अंडर हेड IFOS। एक नोट डालो नीचे, नोट डालो, बोलो, लिखो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, of life insurance policy is exempt under section 10 clause 10D। हाँ, 10D except Keyman insurance policy।
चलो अब एक ये वाला जो पॉइंट आएगा आगे, ये इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना इसको। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन पहले लिखो टैक्सेबल अंडर हेड IFOS, पर बेटा इसमें कुछ अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। लिखो नीचे एग्जेम्पशन, अंडर सेक्शन 57। फैमिली पेंशन में, फैमिली पेंशन का मतलब समझ रहे हो ना, जिस पर एक पर्सन की डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट मिल रहा है उसमें से कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड। कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, 1 एंड सेकेंड पॉइंट विच एवर इज लोअर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, और सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे 15,000 रुपीज पर एनम। दोनों में से विच एवर इज लोअर करेंगे तो ये आ जाएगा एग्जेम्प्ट अमाउंट, ठीक है। विच एवर इज लोअर, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर को क्या कर देंगे अपन, एग्जेम्प्ट, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। पर इसके नीचे नोट्स लिखो, इसके नीचे नोट्स लिखो। नोट नंबर 1 देखो, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन received by, family pension received by legal heir, legal heir पता है ना, of member of, legal heir of member of armed forces, of member of armed forces including, including paramilitary forces, है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। पैरा मिलिट्री, हाँ पुलिस फोर्सेस होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस shall be exempt, shall be exempt where, shall be exempt where death of such member, death of such member has occurred, has occurred in the course of, has occurred in the course of operational duties, in the course of operational duties। मतलब ड्यूटी करते टाइम अगर आर्म्ड फोर्स का कोई भी मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, पुलिस फोर्स का कोई भी मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली को जो भी पेंशन मिलेगी वो पूरी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, इसके अंदर सेकंड नोट डालो। family pension received, family pension received by family members of, received by family members of person who was awarded with, who was awarded with, person who was awarded with Veer Chakra, who was awarded with Veer Chakra, comma Param Veer Chakra,
कॉमा महावीर चक्र shall be exempt। जिस पर्सन को वीर चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र मिले, उस पर्सन के फैमिली मेंबर्स को जो भी पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? फैमिली पेंशन का एग्जेम्पशन अमाउंट जरूर याद रखना। फैमिली पेंशन ऐसे अलग से नहीं पूछा जाएगा। अदर सोर्स का क्वेश्चन वैसे भी अलग से बहुत कम आता है बेटा, आता भी है तो गिफ्ट का आता है। ठीक है, पर जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है ना, जिसमें एक पर्सन सैलरी भी कमा रहा है और कुछ कुछ अदर इनकम्स भी कमा रहा है ना, उसकी टोटल इनकम निकालनी पड़ती है, फिर टैक्स निकालना पड़ता है, वो फुल वाला क्वेश्चन होता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी अदर सोर्सेज के कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उसमें पेंशन आ गया, कैपिटल गेन का कुछ पॉइंट आ गया, सैलरी का कुछ पॉइंट आ गया, तो सब मिलाकर एक उसकी इनकम निकालनी है। ठीक है, चलो ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट था अपना? 13th। 14th पॉइंट डालो। 17 क्या पढ़ना तो है ही। चलो 14 पॉइंट डालो, इंटरेस्ट। अब देखो, कुछ कुछ इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट टैक्सेबल होंगे। ठीक है, एक आध इंटरेस्ट के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, याद दिलाती हूँ। हाँ, कंपल्सरी एक्विजिशन में जो लेट कंपनसेशन मिलता है, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है कितने परसेंट? 50% टैक्सेबल होता है, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना। तो वो वाला पॉइंट है। कुछ कुछ चीजों पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, कुछ पर थोड़ा सा एग्जेम्प्ट है, थोड़ा सा टैक्सेबल है, तो उसका चार्ट बना लेते हैं अपन। ठीक है, इंटरेस्ट का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली पेंशन इंपॉर्टेंट है, बीच में आ जाता है कहीं कहीं, है ना। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में एक आध पॉइंट इसका भी हो जाता है। अपन ने आते हैं ना बेटा। चलो 3 कैटेगरी बनाएंगे इंटरेस्ट की। पहली कैटेगरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, फ्रॉम या ऑन ऐसा कर लो। ठीक है, ए गोल्ड बॉन्ड 1999, बी कौन सा वाला? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। हाँ, गोल्ड मोनेटाइजेशन एंड सी लिखो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट वैसे सैलरी में आता है कि एक्चुअली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पास से कुछ कुछ पैसे प्रोविडेंट फंड में जमा होते जाते हैं एम्प्लॉय के लिए, कि उसके रिटायरमेंट पे उसको मिलते हैं। पर अगर आप मान लो खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो आप खुद का पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो बैंक में जाकर, है ना। कि जैसे आप एसबीआई में चले गए और आपने बोला कि हमको एक पीपीएफ अकाउंट खोलना है, तो खुद ही खोल सकते हो। आप खुद ही खोलते जाओगे तो जो पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा वो भी आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, उसपे जो इंटरेस्ट आता है वो भी आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है,
ब्रैकेट में लिख लो पीपीएफ, और इन तीनों के नीचे लिखो फुली एग्जेम्प्ट। हाँ, आप अगर जॉब में भी हो तो भी आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। पीपीएफ अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है। पीपीएफ में पैसे डालने पर डिडक्शन भी मिलता है, वो वाला चैप्टर 6A का जो अभी आगे पढ़ेंगे। ये तीनों फुली एग्जाम्प्ट है, ठीक है। डी पॉइंट लिखो, इसी कैटेगरी में इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तुम लोग को पता है पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है, एफडी करवा सकते हो सेविंग पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट ऑफिस के, वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू ₹3500 पर एनम। और इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट के केस में 7,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है, और सिंगल अकाउंट है तो 3,500 रुपीज तक का एग्जेम्पशन, बाकी का टैक्सेबल, ठीक है। ये क्लियर है। सेकंड कैटेगरी लिखो बेटा, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ये कि टैक्सेबल है। टैक्सेबल है कितना, इंटरेस्ट का 50%, और 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाता है 57 सेक्शन के अंदर। अदर इंटरेस्ट टैक्सेबल है बेटा, ठीक है। डन, चलो 15th पॉइंट लिखो, 15th पॉइंट लिखो। लिखो, ये तो पता है तुम लोग को, बस लिखवा देती हूँ हेडिंग। एडवांस मनी फोरफीटेड, एडवांस मनी फोरफीटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014, लिखो, ऑन और आफ्टर 1/4/2014, ठीक है। टैक्सेबल अंडर हेड, हाँ,
चलो अब 2 पॉइंट्स और बचे। 16th वाला समझो। 16th वाला है क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए। ठीक है, पहले लिख लो फिर समझा देती हूँ। देखो, एज पर सेक्शन 56 टू, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, 7B, एज पर सेक्शन 56 टू 7B। हाँ क्या, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B। ठीक है, इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, ब्रैकेट में लिखो अनलिस्टेड कंपनी, इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, ब्रैकेट में लिखो अनलिस्टेड कंपनी, इशू शेयर, इशू shares to shareholders, issue shares to shareholders on premium, on premium। गवर्नमेंट यहाँ बोलती है कि जो आपने इशू किया है ना, एफएमबी जो है शेयर्स की, उससे भी ज्यादा में इशू किया अगर, ठीक है, प्रीमियम पे इशू किया तो वो तो ठीक है, बट हम देखेंगे एफएमबी ऑफ द शेयर्स, एफएमबी से ज्यादा इशू प्राइस, तो जो डिफरेंस है ना, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या करती है कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी ना, शेयर इशू करवा करके ब्लैक का वाइट करने की कोशिश करती है। यार शेयर होल्डर के पास ब्लैक मनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने तो शेयर इशू किए, ज्यादा रेट पे इशू किए, शेयर होल्डर्स ने खरीदे, कंपनी के पास पैसा आ गया, वाइट हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे बोलता है कि हाँ ठीक है आप इशू करो, बट अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा इशू प्राइस रखा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस पर कंपनी क्या देगी, टैक्स देगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, कहां तक लिखा तुम लोगों ने, देन, देन ऐसे लिखो, इशू प्राइस माइनस एफएमवी ऑफ शेयर्स, इशू प्राइस माइनस एफएमवी ऑफ शेयर्स इज टैक्सेबल अंडर हेड IFOS। किसके हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी का टैक्सेशन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। इंडिविजुअल्स के हाथ में जितनी भी चीजें टैक्सेबल हो रही है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आखिरी पॉइंट लिख लो, लिखो कंपनसेशन, कंपनसेशन received on termination of, sorry, termination or modification, compensation received on termination or modification of employment from non-employer organization। ठीक है, जैसे मैं, तुम कहीं और जॉब कर रहे हो और मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम वाली जॉब छोड़ दो, मैं तुमको इतना पैसा देती हूँ, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ कि तुम वो जॉब छोड़ दो। तो मैं जो तुमको, क्योंकि मैं तो नॉन एम्प्लॉयर हूँ, मैं जो तुमको कंपनसेशन पे करूंगी वो क्या हो जाएगा, IFOS के हाथ में टैक्स है ना, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड IFOS।
हाँ बेटा, compensation received on termination या modification of employment from non-employer organization. ठीक है, कि मैं अगर तुम कहीं और एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारा एम्प्लॉयर अगर तुमको जॉब छोड़ने के लिए कंपनसेशन देता है कि तुम जॉब छोड़ दो, हम तुमको कंपनसेशन दे रहे हैं, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा. पर अगर मैं तुमको कंपनसेशन दे रही हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अदर सोर्स. ठीक है, टर्म की एम्प्लॉयमेंट का मॉडिफिकेशन, ये पॉइंट वैसे काम का है नहीं, क्योंकि कोई नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगी. ठीक है, वो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन ही कर पाएगी. ठीक है, बट फिर भी डाल दिया है कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो. चल, अभी क्लास ओवर करते हैं. अपने अदर सोर्सेज के पॉइंट्स तो हो गए हैं, अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर कुछ कुछ. ठीक है, इसके साथ ना अदर सोर्सेज का तो बातें वैसे ऑलमोस्ट ओवर है, प्रैक्टिस कर लेंगे कल. एग्जेम्पशन के कुछ पॉइंट्स तो अपन ने वैसे भी चैप्टर्स के साथ कर लिए, कुछ कुछ अदर एग्जेम्पशन है वो भी डिस्कस करके वो भी खत्म कर देंगे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी. ठीक है, अदर सोर्सेज वाली शीट ले आना कल, एक दो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, है ना. हाँ, अभी सेट ऑफ वाले चैप्टर में सीखेंगे बेटा. सेट